आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लोग लगातार यहाँ पे इस चैनल पे क्लास की शुरुआत किए हैं और इस क्लास का यही उद्देश्य है कि अब अंतिम समय में हम आपको प्रश्न वही बताएं जो सीधे सीधे इस साल के पेपर में पूछे जाएं। तो इस क्रम में हम लोग साइंस के एक सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट, जिसे आप मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, तो ये क्यों हम लोग चर्चा करें, ताकि एक तो आपको ये पता चले कि हाँ इस साल किस रूप में प्रश्न आएगा, प्रश्न की प्रकृति क्या रहने जा रहा है, किस स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ आपका संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो। ठीक है, तो आपके साइंस के हम लोग शुरुआत किए हैं और सभी विषय का इसमें आपको क्लासेज मिल रहा है। सबका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के नाम से, हर एक सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह पे हर एक जगह ज्वाइन हो जाइए। वहां पे जो भी क्लास आने वाला होता है उस क्लास का नोटिफिकेशन वहां पे पहले ही भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो साइंस का आप देख रहे हैं इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 का ही एग्जाम में उत्तर देना है। बट यहाँ पे हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से समझ रहे हैं। उद्देश्य क्लियर है कि आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है, नहीं मालूम है तो याद करते चलना है, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में, चाहे आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में, देखने को मिलेंगे। और दूसरा उद्देश्य है कि आपके 100% सिलेबस का रिवीजन और आप अपना स्व मूल्यांकन भी कर पाएं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, किस किस पार्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुरू से आपके स्क्रीन पे जो 1 से 40 तक प्रश्न आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। नहीं देखे होंगे क्लासेस तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या क्लास से खत्म होगा तो स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग जो है 41 से 80 तक की प्रश्न की चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी पिछले क्लास में होंगे वो उत्तर देंगे। कभी भी क्लास को देखिए, उत्तर जरूर दीजिएगा। एक एक प्रश्न का नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा रटते चलिएगा। 40 नंबर प्रश्न याद होगा, जल्दी से उत्तर दीजिए, आगे हम लोग बढ़े। 40 नंबर प्रश्न क्या था कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रीला जो पौधे हैं समुद्री पौधा है और समुद्री पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न ध्यान से कभी भी क्लास को देखिए, उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो जो मैं सही उत्तर बताऊंगा रटते चलिएगा। कह रहा है किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? देखिए, एफ जो है वो निगेटिव, लेकिन किस में? लेंस में नहीं, बात कर रहा है दर्पण में। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेते हैं हम लोग? ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी कर रहे थे। तो अभी टू द पॉइंट प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं? अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, मतलब पॉजिटिव लेते हैं? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन बी के साथ जाने वाले विद्यार्थी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 42 नंबर प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी अगर f है और वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें क्या संबंध है? तो देखिए, लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की आप जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वो उसकी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, मतलब f बराबर r/2 होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछता है, मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दे दिया रहेगा और फोकस दूरी पूछेगा तो आधा कर देते हैं। ठीक है, इसके विपरीत कि अगर फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए और आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे आप कितना सही कर पा रहे हैं। कह सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए एक अच्छा, मतलब कि स्वस्थ दृष्टि वाला व्यक्ति है तो उसका अल्पतम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। देखिए, सभी 25 में है लेकिन मात्रक पे डिपेंड करता है, तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। यही अधिकतम पूछता तो कहते अनंत, मतलब एक सामान्य दृष्टि के सुस्पष्ट दृष्टि का आपका यहाँ पे प्रास मिल गया, रेंज मिल गया कि 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो सर हीरा का, डायमंड का, ऑप्शन डी। तो आपका डायमंड का कितना होता है? तो 2.42 हीरा का। ठीक है, सबसे अधिकतम होता है अपवर्तनांक 2.42, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, हवा का कितना होगा सर? तो 1.003 के आसपास होता है। जल का पूछ दे तो 1.33 होता है। शीशा का, तो शीशा में तो कई तरह का कांच है, फिलंट कांच और एक नॉर्मल कांच, लेकिन सामान्यतः 1.5 हम लोग मान के चलते हैं। तो अभी भी देख लीजिए, मैंने लिख दिया हवा का भी, जल का भी और शीशा का भी, फिर भी किसका ज्यादा है? हीरा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
करे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरी हुई आकृति होता है जिसे हम लोग वर्ण विक्षेपण की क्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो वही करें, जब श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो सबसे कम कौन झुकेगा, कहेंगे सर लाल झुकेगा, ऑप्शन सी। देखिए जिसका तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, जो आप रेले के प्रकीर्णन नियम हम लोग पढ़ते हैं उसमें यही बताया जाता है कि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा वही जो है आपका कम झुकेगा, उसका कम विचलन होगा। तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है, जैसे हीरा का पूर्णांक सबसे अधिक है, उसी तरह सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है कलर में, 7 रंगों में लाल का 7900 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो एंगस्ट्रॉम। तमाम प्रश्न मैं देखिए एक एक प्रश्न को विस्तार से समझा के आपको कवर करा दे रहा हूं। यहीं पे देखिए मैंने कितना प्रश्न आपको बता दिया, तो ध्यान से बारीकी से क्लास को देखिए समझिए। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार क्या बताया गया कि जिस प्रकाश का वर्ण का जिसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा उसका विचलन झुकाव कम होगा। तो लाल रंग का जो है सबसे अधिक होता है 7900 एंगस्ट्रॉम, तो इसका कम होगा। और सबसे अधिक पूछता, ये भी प्रश्न पूछता है तो बैगनी करते, फिलहाल ऑप्शन सी। और सबसे अधिक कौन झुकेगा तो बैगनी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस की चश्मे का सलाह दिया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है तो अवतल लेंस। जब भी निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो उत्तल लेंस। और एक और होता है, आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक और होता है अबिंदुकता भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कुछ भी पूछे आपसे, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, नहीं कह रहा हूं कि दोनों एक बात है, बट अगर दोनों जो है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर, मतलब कि ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर आपको उत्तर कर देना है। करे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को हम लोग 1 बीओटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। यहां से आज के क्लास से या जो पूरा 80 आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसको रट लेंगे तो यहां से तमाम प्रश्न देखिएगा आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चाहे कुछ दिन बाद आपका सेंटअप एग्जाम हो या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहां से 50 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न क्या करे कि कौन मतलब असत्य है, गलत है। इसका मतलब क्या कह दिया कि 3 तो सही होगा ही। तो आइए पता करते हैं। करे कि विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ दे कि विद्युत जनित किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो ये तो सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा, नहीं होगा। पूछा कौन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप देखिए जो विद्यार्थी प्रतिदिन क्लासेस कर रहे होंगे उनके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़े होंगे फिर भी। क्योंकि ये देखिए मैं कल ही बता रहा था कि विद्युत मोटर वह युक्ति है, विद्युत मोटर वह डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ये भी सही हो गया, तो ये हमारा असत्य हुआ नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कह रहे चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, तो ये भी बात सही है। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगी तो वहां पे 2 दिशाएं उत्पन्न हो जाएगा एक ही जगह पे, जो कि संभव है नहीं है। तो ये भी सही है, तो एक ही बचा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। यही गलत है। ऐसे पढ़ के समझते हैं क्या सच में गलत है। तो कह रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार, यहां पे क्या है, तार प्रायः विद्युत उन्मय तार होता है। तो देखिए मैं आपको कल के ही क्लास में बता रहा था, पिछले क्लास में जो ऊपर के 40 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें कि जो विद्युत उन्मय तार होता है, जीवित तार होता है, लाइव वायर जिसे बोलते हैं, वो किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो यही तो गलत दिया था,
तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद कीजिए कल ही के क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। अच्छा, आइए, हरा रंग का कौन सा तार होता है, मैं फिर से आपको रिपीट करा दे रहा हूं। लाल रंग का कौन सा तार होगा, तो जो लाइव तार होगा, जीवित तार या विद्युत उन्मय तार, वही बात है। ठंडा तार जो होगा वो काला रंग का होता है, जो ठंडा तार होता है वो। और भू तार जो होता है अर्थिंग, वो हरा रंग का होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्लियर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 51 नंबर प्रश्न, काफी शानदार सा प्रश्न है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हर एक चैप्टर से प्रश्न मिल जाएगा। कह रहा है आपसे प्रश्न कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा किसको दर्शाता है, किस तरफ संकेत करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसके लिए फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है, लेफ्ट हैंड रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग ने क्या बताया था, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड रूल है, तो अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या डिपेंड करेगा, चुंबक मतलब तर्जनी किसकी तरफ इशारा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहां पे देखिए तर्जनी मिल गया, ठीक है, तर्जनी। तो अगर मतलब कि उसकी दिशा बताए और उसके साथ साथ जो आपका अंगूठा है वो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा बतलाता है, तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा, दिशा बतलाता है। और मध्यमा जो है वो क्या बतलाता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो चालक में प्रवाहित विद्युत, अच्छा यहाँ पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये क्या हो गया, मध्यमा हो गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 51 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या समझा, मैं फिर से देखिए चीजें समझा दे रहा हूं कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा, तर्जनी पूछता तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता, वहीं पे अंगूठा जो है वो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा बतलाएगा। तो यहां पे है विद्युत बल, अंगूठा, और आपका मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो यहां से 3 सवाल पूछेगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम से। मान लीजिए यहां पे प्रश्न था कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम में मध्यमा किसकी तरफ संकेत करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ये पूछता अंगूठा क्या बतलाता है, तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। ये पूछता कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बतलाता है, तो तर्जनी। तो 3 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव ही मिल गया। और सब्जेक्टिव में पूछ देगा 2 अंकीय में कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, तो वहीं लिख दीजिएगा कि अगर हम अपने फ्लेमिंग महोदय ने बताया कि अगर हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर फैलाएंगे तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा बताता है और मध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएगी। आपने क्लियर समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 52 नंबर कह रहे चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। इसमें भी कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है। देखिए जो चुंबक होता है हमारा नॉर्थ साउथ, तो चुंबक की भीतर ये पूछ रहा है कि इसके अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होगा तो जो भीतर का दिशा होगा वो साउथ टू नॉर्थ होता है, और वहीं पे सिर्फ पूछता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब हम कहते हैं नॉर्थ से साउथ। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो इस पे प्रश्न डिपेंड करता है कि क्या प्रश्न पूछा है। तो कह रहा चुंबक के भीतर जब भी पूछेगा तो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होगा, और जब बाहर पूछता है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो आप नाभिकीय ऊर्जा हम जानते हैं यूरेनियम कणों के बमबारी वगैरह से प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन ए 53 का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या है, तो कली चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कहां पे, CaO पर है, बिल्कुल, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो यहां पे ऑप्शन बी कली चूना पूछा है, तो सही उत्तर रटते चलेंगे। जिस प्रश्न का भी उत्तर गलत हो रहा है, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कभी भी क्लास को देखिए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। गलत हो रहा है तो मैं सही उत्तर बता रहा हूं, याद कर लीजिए। कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जब गैस पूछे तो हाइड्रोजन, याद रखेंगे। कैथोड पे पूछेगा तो हाइड्रोजन, और एनोड पर पूछता तब होता ऑक्सीजन। तो ये रट जाइए, 2 प्रश्न यहां से पूछता है हमेशा, कैथोड पर तो हाइड्रोजन और एनोड पे तो ऑक्सीजन। कह रहे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा को क्या हम लोग बोलते हैं, खावा सोडा या खाने वाला सोडा।
यही आपका बेकिंग सोडा। और एक कल के क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे वॉशिंग सोडा के बारे में, वहां पे हम लोग चर्चा किए थे। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या खावा सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो ये होता है NaHCO3, मतलब कि सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे ही हम लोग बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे आप बोल सकते हैं। और Na2CO3 कल ही चर्चा किए थे, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो यहाँ पे आपने समझा कि बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा या खावा सोडा के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम जो है बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये होता है NaHCO3। कह रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो अम्ल। अम्ल की परिभाषा ही हम लोग पढ़ते हैं कि नीले लिटमस पदार्थ को क्या कर देगा? लाल। तो वही तो अम्ल होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सर बताइए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और इसका पीएच मान अधिकतम होता है 10.5। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से कमेंट कर पाते हैं। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? ये आपसे प्रश्न पूछा है 59 पे। तो देखिए धातु अधातु के अपवाद से पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कौन सा अधातु है जो विद्युत का कुचालक है? तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट। तो उसी तरह अपवाद है कि अधातु जो है विद्युत का क्या है कि मतलब कुचालक होता है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट क्या है कि अधातु होते हुए भी सुचालक है, सॉरी, ठीक है, मतलब उसे विद्युत द्वारा प्रवाहित हो जाता है, तो अपवाद हो गया। उसी तरह सामान्यतः जो है धातु में चमक होता है। आप जानते हैं धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातुई चमक। हर एक धातु का एक अपना अपना चमक होता है जिसे धातुई चमक बोलते हैं। लेकिन अधातु क्या होता है कि चमकीला नहीं होता है। अधातु धातु में ही अंतर हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुण में। लेकिन अधातु होते हुए भी कौन चमकीला है? इसके अपवाद से प्रश्न है। तो आयोडीन। कौन चमकीला है सर? आयोडीन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन है? तो देखिए यहां पे सबसे कम इसमें से पूछे ऑप्शन में तो एल्युमिनियम है। इससे अधिक कौन हो जाएगा? एल्युमिनियम से अधिक मैग्नीशियम। ध्यान से ऑप्शन देखिए। इससे अधिक कैल्शियम, इससे अधिक सोडियम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं पे सबसे कम पूछता तो एल्युमिनियम, इससे ज्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहां पे पूरा मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61 नंबर प्रश्न अपने से क्या पूछा है? कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न आ गया कि ऑक्सीजन परमाणु के आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इस तरह निकालिएगा तो 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो गया? 6। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से प्रश्न है। कह रहा है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह, मतलब ब्यूटेनॉन जो आपका एक कंपाउंड है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं ब्यूटेनॉन, तो कहेंगे कीटोन। क्या है? कीटोन। बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए मानिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी आधारित प्रश्न यह है। तो कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होता है? तो नाइट्रोजन आप जानते हैं 7 है, 2 और 5 होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो आप जानते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए, पूरा पूर्ण करने के लिए 3। तभी तो ये होगा 5 3 8 हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका 63 नंबर प्रश्न का। चलिए 64 नंबर प्रश्न का सही विद्यार्थी का बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। एल्कीन, तो कल मैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के बारे में जानकारी दे रहा था, तो उस समय मैं आपको बताया था कि एल्कीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n। तो ऑप्शन बी। सीधे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि पूरा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन से एक प्रश्न हर साल पूछा था, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऑप्शन बी फिलहाल
सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है सर? तो जब भी आवर्त पूछे तो 7, ग्रुप पूछता समूह तो 18 करते हैं। फिलहाल ऑप्शन ये हो जाएगा। समूह में देखिए, आवर्त में नहीं, कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या पर, समूह में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तब कह रहा है कि परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होगा, एटॉमिक साइज में क्या परिवर्तन होगा? तो परमाणु साइज जब ऊपर से बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब बायो से मिलना शुरू हो गया, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हर एक चैप्टर से प्रश्न मिल रहा है। कौन सा एंजाइम इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है? टू द पॉइंट, बायो से फैक्ट्स रूप में प्रश्न है, रट जाइए कि सर लाइपेज, लाइपेज जो है वो इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 67 नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो जब भी पूछे कि इम्लिस्कृत वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे सामान्य प्रकुचन रक्तदाब होता है, तो सामान्य प्रकुचन रक्तदाब 120 mm होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो देखिए, जब पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, तो वो आप भोजन जो है वो भोजन के मतलब परिवहन के लिए उत्तरदायी है फ्लोएम। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और जल पूछता तो जाइलम, तो जल पूछता तो जाइलम, और भोजन पूछे तो फ्लोएम। रंध्र से आप जानते हैं वाष्पीकरण वगैरह की क्रिया संपन्न होता है। 70 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। देखिए, कायिक प्रवर्धन के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ते हैं बायो में। सिंपल वे में मैं बता दूं तो जिसका मान लीजिए जड़ से, तना से, मतलब उसको उसमें से, मतलब उसके पौधा में से कोई अंग लेकर हम लोग नया पौधा खड़ा कर दें। तो देखिए, गेहूं का आप जानते हैं बीज वगैरह आपको मतलब इसकी बुआई करना पड़ेगा, धान का वही कंडीशन है। लेकिन गुलाब क्या है कि गुलाब का आप मतलब उसका डाली वगैरह भी ले जाकर कहीं पर मतलब कि उसको उसका खेती कर देंगे तो चीजें फिर से तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार जो बीमारी होता है वो लेशमानिया ग्रुप का जो है उसके काटने से होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प कौन है? इसमें गुलाब का पुष्प देख लीजिए, गुलाब का पुष्प क्या है? द्विलिंगी है। वहीं पे लौकी, पपीता सब एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में घ्राणग्राही स्थित है। तो मानव में घ्राणग्राही कहाँ स्थित है? नाक में, याद रखेंगे, नाक में। घ्राणग्राही मतलब सूंघते हैं हम लोग, सुगंध दुर्गंध की पता करते हैं, तो नाक से ही पता करते हैं, नाक में स्थित है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? तो ऐच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो मेडुला। ऐच्छिक क्रिया जब भी पूछे तो मेडुला, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 75 नंबर। कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने, जो मटर पे प्रयोग किया था, मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र, तो स्त्रियों में आप जानते हैं एक्स एक्स, बउआ टाइप प्रश्न है। पुरुष में पूछे तो एक्स वाई। 78 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो जैव निम्नीकरणीय पूछे तो टिश्यू पेपर होता है। दो तरह की कचरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक आपका जैव अनिम्नीकरणीय, एक जैव निम्नीकरणीय। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आहर और पाइन, सभी प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आहर और पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो बिहार। बिहार में हमारे जानते हैं आहर और पाइन से मतलब जल संग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करने में हम लोग 3 आर का प्रयोग करते हैं कि एक आपका उसका कम उपयोग कीजिए, ठीक है, एक आपका पुनः चक्रण कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, पुनः उपयोग में लाइए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका।
का। और यहाँ से अब देखिए सब्जेक्टिव शुरू हो गया, यहाँ से प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न है, देख लीजिए पूरा यहाँ पे तैयार किया गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका लिखने का प्रयास कर सकते हैं। 8 तक आप जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 4 का उत्तर देना होता है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 2 पूछा गया, देख लीजिए इस साल के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए रसायन शास्त्र में फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 18 तक, इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। फिर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी तैयार किया गया है। इसी तरह जीव विज्ञान में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रश्न है। अगर आपका ये पूरा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कि इसी लेवल का प्रश्न आएगा, तो यहाँ से आप प्रश्न देकर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। या पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, तो आप चाहते हैं ऐसे ही पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण आपके लिए तैयार किया गया है इसका भी मैं सॉल्यूशन करा दूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा मैं इसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा चीजें आपको अच्छा से समझाकर, ताकि दोनों पे बैलेंस देखिए। ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े तो 40 ही आप स्कोर कर सकते हैं, और वहीं पे सब्जेक्टिव पढ़े तो 40 तो वो स्कोर करेंगे ही सब्जेक्टिव का, इसके साथ साथ सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है तो वो भी आपका कमांड हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव का भी जो प्रश्न मैं दिखा रहा था पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज के क्लास में 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला किस विषय का क्लास आते हैं वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।